प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आज के इस व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम मोशन इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, एक समान क्षेत्र में गति टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समान क्षेत्र में गति। सामान्य परिचय। यह प्रस्तुति गति के तीन मौलिक समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेगी, उनके गणितीय निगमन को स्पष्ट करेगी और वास्तविक दुनिया में उनके व्यापक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन भी करेगी। सामान्यतः गति के तीनों मौलिक समीकरण किसी कण द्वारा एक समान क्षेत्र में कण की गति को दर्शाते हैं। भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर हम गति की यांत्रिकी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की बेहतर सराहना भी कर सकते हैं। तो गति के तीन मुख्य समीकरण एक समान त्वरण से सीधी रेखा में चल रही वस्तु के वेग, समय, विस्थापन और त्वरण के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं, जो इस प्रकार है। गति के पहला समीकरण वेग और समय में संबंध स्थापित करते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थान में संबंध स्थापित करते हैं। आइए अब हम एक समान क्षेत्र में गति मोशन इन अ यूनिफॉर्म फील्ड की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। एक समान क्षेत्र या यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है और वस्तु या कोई कण किस तरह उस क्षेत्र में गति करती है, आइए जानते हैं। एक समान क्षेत्र या यूनिफॉर्म फील्ड वह क्षेत्र है जहां भौतिक राशियों जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर बिल्कुल एक समान बनी रहती है। इस क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर और समान दूरी पर स्थित होती है। यदि कोई वस्तु या कोई कण किसी एक समान क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक नियत बल आरोपित होता है, अर्थात यदि वो चुंबकीय क्षेत्र पर प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र में कोई कण यदि प्रवेश करता है तो विद्युत बल आरोपित होता है तथा उस कण या वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। हमने अभी गति के सामान्य समीकरण पर चर्चा प्रारंभ की है। अब हम न्यूटन के गति विषयक समीकरणों पर भी चर्चा करते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक समीकरण, सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम दिए, जिसमें पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम की मुख्य अवधारणाएं। न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम दिए, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला नियम था जड़त्व का नियम। इसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि वस्तु पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा नियम बल का नियम, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात गणितीय रूप में F = ma। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात गणितीय रूप में F12 = -F21, जिसमें बल सदैव जोड़े में ही क्रियाशील होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गति के सामान्य समीकरण कौन कौन से हैं। गति के सामान्य समीकरण वे गणितीय सूत्र हैं जो किसी वस्तु के वेग, विस्थापन, समय और त्वरण के बीच मौलिक संबंध स्थापित करते हैं। यह समीकरण विशेष रूप से उन स्थितियों में लागू होते हैं जहां कोई वस्तु स्थिर त्वरण के अधीन होती है। इन गति के सामान्य समीकरण का आधारभूत सिद्धांत, यह समीकरण किसी वस्तु के एक सीधी रेखा में गति का वर्णन करते हैं और यह समीकरण एक समान त्वरण की स्थिति में ही मान्य होते हैं। गति के सामान्य समीकरण तीन समीकरण। प्रथम समीकरण v = u + at,
द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर और तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ इसके प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, जहां स्मॉल u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू अंतिम वेग, a इज इक्वल टू त्वरण, t इज इक्वल टू समय, s विस्थापन। ये प्रतीक चिन्ह हमें विभिन्न भौतिक मात्राओं के बीच संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करने और उन्हें मापने में मदद करते हैं। गति के सामान्य समीकरण जिस पर वेग समय ग्राफ पर प्रवणता निर्धारित की जाती है। तो वेग समय ग्राफ पर प्रवणता त्वरण को निर्धारित करते हैं। जब हम वेग को समय के विरुद्ध ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उस ग्राफ की प्रवणता ढाल वस्तु का त्वरण बताती है और हम ये कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ, या ये कहें समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण बताती है। गणितीय रूप में प्रवणता इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, जहां डेल वी वेग में परिवर्तन को दर्शाता है और डेल टी समय में परिवर्तन को दर्शाता है। अब कुछ विभिन्न स्थितियां हैं वेग समय ग्राफ की। यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा ऊपर की ओर झुकी हुई होती है तो उसकी प्रवणता धनात्मक त्वरण और वेग बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा नीचे की ओर झुकी हुई होती है तो उसकी प्रवणता ऋणात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण और वेग घटता हुआ प्रतीत होता है और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। यदि वेग समय ग्राफ क्षैतिज रेखा में है तो उसकी प्रवणता शून्य होगी, त्वरण शून्य होगा और वेग स्थिर होगी। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल एरिया अंडर कर्व जो विस्थापन को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू धन at पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह समीकरण वस्तु के अंतिम वेग और उसके प्रारंभिक वेग, त्वरण और त्वरण के लगने वाले समय के आधार पर परिभाषित करता है। यह समीकरण गति के सबसे सरलतम संबंध को प्रदर्शित करता है। गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस at को प्राप्त करना काफी सरल है। यह समीकरण मुख्य रूप से त्वरण की परिभाषा पर आधारित है। गति का प्रथम समीकरण हमें यह बताता है कि यदि हमें किसी वस्तु का शुरुआती वेग, त्वरण और समय पता हो तो हम उसका अंतिम वेग आसानी से निकाल सकते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। प्रथम समीकरण के अनुप्रयोग: किसी वस्तु के अंतिम वेग की गणना करना जब उसका प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय ज्ञात हो। किसी वस्तु के त्वरण की गणना करना जब अन्य चर ज्ञात हो। अब इधर देखिए पहला उदाहरण, गति के समीकरण से संबंधित पहला उदाहरण। एक कार यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए, चूंकि कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड और t बराबर 5 सेकंड। अब हम इन सभी चरों को इस सूत्र में रख देते हैं, जहां v बराबर हो जाएगा 20, u का मान 0, a हमको ज्ञात करना है और समय 5 सेकंड। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5 इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब हम गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू धन at का गणितीय व्यंजक या उसे प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण को प्राप्त करना बहुत ही सरल है। यह समीकरण मुख्य रूप से त्वरण की परिभाषा पर आधारित है। मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u, वस्तु का अंतिम वेग स्मॉल v, लिया गया समय t और एक समान उत्पन्न त्वरण क्या है a है। डेरिवेशन: त्वरण की परिभाषा के अनुसार त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब इस मान को हम किस में रख देंगे? त्वरण के सूत्र में रख देंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको हम ब्रज गुणनखंड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब u को हम किधर ले जाते हैं? बाएं तरफ। तो यह धनात्मक राशि हमको प्राप्त होगी v इज इक्वल टू यू धन at। यही
गति का प्रथम समीकरण का निगमन है। आइए अब हम गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर पर चर्चा करते हैं। यह समीकरण प्रारंभिक वेग u, त्वरण a और समय t के आधार पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन s का वर्णन करता है। यह दर्शाता है कि समय के साथ समान त्वरण के कारण विस्थापन कैसे बढ़ता है। निश्चित रूप से गति का द्वितीय समीकरण हमें यह बताता है कि एक निश्चित समय t में वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई है या उसका विस्थापन कितनी दूरी तक हुआ है। इसे हम वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से सबसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u है, किसी वस्तु का अंतिम वेग v है, समय t है, उत्पन्न त्वरण a और तय की गई दूरी s है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलती है। यदि उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड में वह वस्तु कितना दूरी तय करेगी। अब यहां प्रारंभिक वेग u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, समय दे दिया है 4 सेकंड। अब इस मानों को हम कहां रख देते हैं, गति के द्वितीय समीकरण रख देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर का उपयोग करेंगे। s इज इक्वल टू यू का मान 2, t का मान 4 और a का मान 3 और t का मान 4 रखेंगे। s इज इक्वल टू 2 चौक 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर। s इज इक्वल टू 8 प्लस 1/2 इंटू यहाँ 3 इंटू और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो s इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 तिये 24, तो 8 प्लस 24 हो जाएगा 32 मीटर। अतः वस्तु 32 मीटर की दूरी तय करेगी। आइए अब हम गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं जो मूलतः वेग समय ग्राफ पर आधारित है। पहला ग्राफ का सिद्धांत, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी के बराबर होता है। आकृति का विभाजन, यदि हम वेग समय ग्राफ देखते हैं तो कुल दूरी एक आयत और एक त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल के बराबर होती है। अब दूरी की गणना कैसे करेंगे, यदि हम आधार में समय लेते हैं और ऊंचाई में प्रारंभिक वेग को लेते हैं तो आयत का क्षेत्रफल इस इक्वल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई, तो u इंटू टी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार t है और ऊंचाई जो है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग मतलब वेग में परिवर्तन, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 t इंटू v माइनस यू। अब कुल दूरी का कितना निकल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी v माइनस यू। अब हम यहाँ प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो गति के पहले समीकरण v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब v माइनस यू की जगह ए टी रखने पर इस समीकरण में जब हम v माइनस यू की जगह ए टी रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। अब t और t का स्क्वायर हो जाएगा, घात जुड़ जाएंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। आइए अब हम गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पर चर्चा करते हैं। यह समीकरण समय के बिना वेग और विस्थापन के बीच त्वरण के प्रभाव को जोड़ता है और यह उन विशेष स्थितियों में अत्यंत ही उपयोगी है जहां समय ज्ञात नहीं होता या उसे सीधे मापना मुश्किल होता है। बिल्कुल, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमें वेग और दूरी के बीच संबंध बताता है जिसमें समय t की आवश्यकता नहीं होती। इसे भी हम वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल की मदद से निकाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम ग्राफ को एक समलंब चतुर्भुज के रूप में देखेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक वेग u है, वस्तु का अंतिम वेग v है, समय t है, त्वरण a और तय की गई दूरी s है। गति के तृतीय समीकरण का अनुप्रयोग, पहला, ब्रेक लगाते समय वाहन की रुकने की दूरी ज्ञात करना। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरने वाली वस्तुओं के अंतिम वेग की गणना करना, तो जहां त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण का रूप ले लेता है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो जो हमारा रैखिक त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण बन जाता है। किसी निश्चित दूरी तय करने के बाद किसी वस्तु का वेग ज्ञात करना, ये उसके अनुप्रयोग है। इसके अलावा यह उन परिदृश्यों के लिए भी आदर्श है जहां आप यह जानना चाहते हैं कि एक वस्तु कितनी तेजी से चल रही है या कितनी दूर तक जाएगी समय पर निर्भर हुए बिना। आइए
अब हम गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति पर चर्चा करते हैं, जो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेग समय ग्राफ के नीचे का कुल क्षेत्रफल जो दूरी s को प्रदर्शित करता है, समलंब चतुर्भुज के सूत्र से निकाला जा सकता है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है s = 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब यहां हम मान रखते हैं समांतर भुजाएं जो वस्तु के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को दर्शाती है और ऊंचाई समय t को दर्शाती है। तो s = 1/2 u + v इंटू टी। अब हम गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकाल लेते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण v = u + at, यहां t का मान निकालें तो t = हो जाएगा वेग में परिवर्तन, मतलब v - u/a। t का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो s = u + v/2 इंटू v - u/a। तो गणितीय हल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का वर्ग। तो यहाँ v + u और v - u है, तो s = हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर/2 इंटू a। अब 2a को 2s की तरफ ले जाते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2as = आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब u स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं बाईं तरफ, तो v = u स्क्वायर + 2as, और यही क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। अब तीनों समीकरणों का सारांश, ये तीनों समीकरण क्या व्यक्त करते हैं। पहला समीकरण वेग और समय में संबंध स्थापित करता है। दूसरा समीकरण स्थिति और समय निर्धारित करता है। तीसरा समीकरण स्थिति और वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। गति के तीनों समीकरण का निगमन हमने देखा, जो वेग समय ग्राफ और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित किया गया। तीनों समीकरण का विस्तार से हमने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जो गति के समीकरण के निगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और elapsed टाइम, मतलब लगा समय, और डिस्प्लेसमेंट एरिया, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधार पर वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित होता है। गति के समीकरणों को वेग समय ग्राफ के माध्यम से आसानी से व्युत्पन्न किया जा सकता है। यह ग्राफ गति की अवधारणाओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली दृश्य उपकरण प्रदान करता है। यह ग्राफिकल विधि समीकरणों को उत्पन्न करने के साथ ही गति की अवधारणाओं की गहरी समझ भी प्रदान करती है। आइए अब हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से गति समीकरणों के अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर पहला, त्वरण और दूरी। एक बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट बाद 54 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बस का त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चूंकि बस विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा, और अंतिम वेग यहां में बोला है प्रश्न में कि अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करती है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो संबंध किससे निर्धारित होता है, गति का प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + at। v का मान क्या हो जाएगा, 15, प्रारंभिक वेग 0, प्लस a का मान हमें ज्ञात करना है और t जो है 300 सेकेंड, तो a का मान निकाल लेंगे, त्वरण हो जाएगा 15/300 = 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a के मान को गति के द्वितीय समीकरण में हम रख देते हैं, क्योंकि तय की दूरी भी निकालनी है। तो s = 0 + 300 प्लस 1/2 इंटू a का मान 0.05 इंटू t का स्क्वायर, मतलब 300 का स्क्वायर। इस प्रकार s = हो जाएगा 1/2 इंटू 0.05 इंटू, ये हो जाएगा 90,000। इस इक्वल जब कटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2250 मीटर। इस प्रकार चलती बस का जो त्वरण होगा 0.05 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और तय की दूरी होगा 2250 मीटर, यानी 2.25 किलोमीटर। उदाहरण नंबर 2, यदि चलती हुई बस अचानक रुक जाए या ब्रेक लगाकर हम उस बस को रोक दें, तब ब्रेक लगाने पर तय की दूरी और उत्पन्न त्वरण का निर्धारण गति के इन मूल समीकरण द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 2 ब्रेकिंग दूरी पर आधारित है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे
कि गति से चलती बस 10 सेकंड में रुक जाती है, तो ब्रेक लगाने पर तय की गई दूरी और त्वरण ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहा गया है, तो हम किलोमीटर को हम किस में बदल देंगे, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है, तब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 72 का गुणा यदि हम 5/18 करें तो 18 का 18 18 चूक 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो u का मान प्रारंभिक वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां अंतिम वेग चूंकि 0 है, क्योंकि बस रोक रही है। 0 इज इक्वल टू 20 प्लस ए इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -20/10। 20 को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ -2, ए का वैल्यू निकल जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात ऋणात्मक त्वरण मंदन दर्शाता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब चूंकि इसका हमें तय की गई दूरी भी निकालनी है, तो गति के द्वितीय समीकरण से s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10 प्लस 1/2, ए के वैल्यू रखेंगे -2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 मीटर। अतः ब्रेकिंग के दौरान त्वरण -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 100 मीटर। अब हम वास्तविक जीवन में गति के समान समीकरणों के महत्व पर विस्तृत चर्चा करते हैं। गति के समान समीकरण केवल अकादमिक अभ्यास के लिए नहीं है, वे केवल पाठ्य पुस्तक की चर्चा नहीं है, बल्कि वे हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक आवश्यक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। जैसे पहला, वाहन सुरक्षा और ब्रेकिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इन समीकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपातकालीन स्थिति में कारें सुरक्षित रूप से रुक जाती हैं। ड्राइवर यह अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में रुकने के लिए उन्हें कितनी दूरी की आवश्यकता होती है। खेल और एथलेटिक्स। एथलीटों और उनके प्रशिक्षकों के लिए गति के समीकरण प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। यह समझने के लिए कि एक गेंद कितनी दूर जाएगी या एक धावक कितनी जल्दी अपनी शीर्ष गति तक पहुंच सकता है, रणनीति और प्रशिक्षण को अनुकूलित किया जा सकता है। अगला है अंतरिक्ष अन्वेषण और रॉकेट विज्ञान। रॉकेट उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण की गणना करने के लिए समीकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सटीक प्रक्षेपण और कक्षीय युद्धाभ्यास गति के समीकरणों की गहरी समझ पर निर्भर होते हैं। औद्योगिक डिजाइन और इंजीनियरिंग। विनिर्माण और रोबोटिक्स में इंजीनियर गति के समीकरणों का उपयोग मशीनों और रोबोटिक हथियारों के आंदोलन को डिजाइन और नियंत्रित करने के लिए करते हैं, जिससे सटीक और कुशल संचालन सुनिश्चित होता है। नोट, ये अनुप्रयोग दर्शाते हैं कि कैसे ये समीकरण विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और दैनिक जीवन की दक्षता की नींव बनाते हैं। आइए अब हम गति के तीनों समान समीकरणों का विस्तार कोणीय गति और प्रक्षेप गति के रूप में देखते हैं। गति के समीकरणों को रैखिक गति से परे अन्य प्रकार की गति का वर्णन करने के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कोणीय गति और प्रक्षेप गति। ये विस्तार हमें यह दिखाते हैं कि कैसे मौलिक सिद्धांत अधिक जटिल गति प्रणालियों को समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। तो कोणीय गति के समीकरण। वृत्ताकार पथ पे घूमने वाली वस्तुओं के लिए रैखिक मात्राओं को कोणीय समकक्षों में बदल दिया जाता है। चूंकि गति के समान समीकरण वस्तु की रैखिक गति को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार कोणीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो कोणीय गति के समीकरण निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अंतिम रैखिक वेग को अंतिम कोणीय वेग में बदल दिया जाता है, v को ओमेगा के रूप में, u को ओमेगा 0 के रूप में, a रैखिक त्वरण को अल्फा कोणीय त्वरण के रूप में, समय अपरिवर्तित रहेगा। रैखिक विस्थापन को कोणीय विस्थापन थीटा के रूप में बदल दिया जाता है। समीकरणों में परिवर्तन रैखिक गति का कोणीय गति में। रैखिक गति में समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोणीय गति में जब हम बदलते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये कोणीय गति में गति के समान समीकरण है। उसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं। जब हमें एक फेंकी गई गेंद की अधिकतम ऊंचाई, सीमा और उड़ान समय की गणना करने की अनुमति देता है। उदाहरणतः एक गेंद को ऊपर फेंकने पर उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, जिसका उपयोग
h इज इक्वल टू यू स्क्वायर पर 2g जैसे समीकरणों से उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। प्रक्षेप गति, जब रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है तो पहला होता है क्षैतिज गति और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति में एक समान वेग से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, जिससे उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। और ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन ऋणात्मक, a इज इक्वल टू माइनस जी। प्रक्षेप गति में गति के समीकरणों को x क्षैतिज और y ऊर्ध्वाधर घटकों में लागू किया जाता है। इसमें वायु प्रतिरोध की उपेक्षा कर दी जाती है। अब गति के समीकरण के बारे में कुछ विशेष तत्व। गति के किस प्रकार पर ध्यान केंद्रित करना है हमें। पहला, रैखिक गति वर्सेस कोणीय गति। अब रैखिक गति में वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करती है और कोणीय गति में वस्तु जो है घूर्णी गति करती है, अर्थात वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। गति के समीकरण, रैखिक गति के समीकरणों में वस्तु की सीधी रेखा में गति को समझा जाता है, जबकि कोणीय गति में वस्तुओं की घूर्णन गति को समझा जाता है। भौतिकी की समझ, ये समीकरण भौतिकी की मूल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। इन समीकरणों का उपयोग भविष्य की गति का अनुमान लगाने में भी किया जा सकता है। अब इसे कुछ निष्कर्ष देखते हैं। गति के समीकरणों की जटिलता, कोणीय गति के समीकरण रैखिक गति की तुलना में अत्यधिक जटिल होते हैं। सीमाएं, यह समीकरण केवल आदर्श परिस्थितियों में ही लागू किए जा सकते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक अनुप्रयोगों में इन समीकरणों का उपयोग सीमित हो सकता है। रैखिक और कोणीय गति की तुलना, तो रैखिक गति में वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करता है, जबकि कोणीय गति में वृत्ताकार पथ में गति होती है वस्तु की। रैखिक गति को मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं, जबकि कोणीय गति को रेडियन प्रति सेकंड से मापन किया जाता है। यह है रैखिक गति और कोणीय गति की तुलना। गति के सामान्य समीकरणों से जीवन में क्रांति। गति के 3 सामान्य समीकरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, न्यूटन के गति के नियमों के साथ साथ भौतिकी की आधारशिला का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रगति। गति के सामान्य समीकरणों ने खगोल विज्ञान से लेकर क्वांटम यांत्रिकी तक वैज्ञानिक खोज के हर पहलू में क्रांति ला दी है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, वाहन डिजाइन, पुल निर्माण, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपवक्र की इंजीनियरिंग में यह समीकरण सुरक्षा, दक्षता और सटीकता सुनिश्चित करते हैं। दैनिक जीवन में प्रभाव, इन समीकरणों से सरलतम कार्यों से लेकर के सबसे जटिल मशीनों तक गति के समीकरणों के सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में गहराई से अंतर्निहित है। इन समीकरणों को समझकर और उनका उपयोग करके हम न केवल अपने ज्ञान को और कौशल को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दुनिया की गतिशीलता की गहरी सराहना भी प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें यह देखने की अनुमति देते हैं कि कैसे सटीक गणितीय संबंधों का एक छोटा सा सेट ब्रह्मांड की विशाल और विविध गति को नियंत्रित कर सकता है। वे गति की यांत्रिकी को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करते हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की अनुमति प्रदान करते हैं। थैंक यू डियर learners for your kind attention. Thank you so much.